हाय, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस वेडनेसडे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। सब चंगा सी मार्केट दिखाऊंगा, स्क्रीन पे आऊंगा, मार्केट की बातचीत करूंगा। पहले दिखा देता हूं आज के गेस्ट एक्सपर्ट, प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गुराक्षकर साहब। अविनाश जी हाय, गुड आफ्टरनून साहब। बस आ रहा हूं, बातचीत की शुरुआत करेंगे अपन। स्क्रीन पे दिखाई जरा टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, थ्रेड आईडी जो है आप सब दिखाइए। ये सब तरह तरह के तरीके हैं हम तक रीच आउट करने के। लिखिए, भेजिए अपना सवाल, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेंगी, शेड्यूल करेंगी। हम लोग किसी दिन इसी शो में बातचीत कर रहे होंगे। अविनाश जी जैसा कोई बढ़िया एक्सपर्ट आपकी क्वेरी, बाजार का सरदर्द, स्टॉक स्पेसिफिक सवाल सॉल्व करके दे रहा होगा। पर उसके लिए आपको रीच आउट करना है, लिखना है, मैसेज करना है, टेक्स्ट करना है, जो कन्वीनियंट हो वो करिए। लाइए भाई, मार्केट स्क्रीन पर रख दीजिए। बढ़िया मूव्स, 2.5% नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पर भारतीय बाजार। ये पिछले हफ्ते का यही समय था। ट्यूसडे के दिन वो इलेक्शन का वर्डिक्ट, बिल्कुल अनसर्टेनिटी, ग्लूम डूम सिनेरियो। उसके बाद से जो बाजार चला है, पलट के नहीं देखा। पिछले हफ्ते का सेकेंड हाफ, गजब के मूव्स, गजब के मंगलवार के प्रेशर के बाद रिकवरी प्ले आउट हुई। उसके बाद इस हफ्ते के शुरुआती 2 दिन लार्जली कंसोलिडेशन, दायरे में कामकाज, पॉजिटिव बायसनेस के साथ, पर हाँ ठंडे पड़ रहे थे ऊपरी स्तरों से। और आज कसर पूरी करने की कोशिश चल रही है, 2.5% मजबूत इस समय ट्रेड करते हुए। वैसे इस दौरान इवन कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर हम ऊपरी स्तरों से ठंडे पड़े थे, फ्लैट बंद हुए थे, तो उस बीच ध्यान रखिएगा स्क्रीन बुरी नहीं थी। मिड कैप स्मॉल कैप्स में मोमेंटम था, 3/4 से 1% वो पॉकेट्स मजबूती के साथ ट्रेड कर रही थी। और आज तो खैर लार्ज कैप्स भी कैचअप प्ले आउट करते हुए, लेकिन आज भी ब्रॉडर मार्केट्स वैसे ही स्ट्रांग नजर आएंगे। 1% फिर मजबूत, टचवुड ब्रेथ फिर पॉजिटिव है, 2.5-3:1 का रेशियो है एडवांसेस के फेवर में। यह है बाजार की इस समय की स्थिति। सब चंगा सी, इसीलिए मैंने वर्ड यूज कर रहा था। खैर, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। मुंबई, नोएडा और कानपुर की क्वेरी सॉल्व करनी है आज। सब आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगे। सबसे पहले चला जाए मुंबई और शीतल जी के पास। शीतल मैम हाय, गुड आफ्टरनून। शीतल जी क्या करते हो मुंबई में आप? शीतल मैम आवाज आ रही है? नहीं डॉक्टर साहब, शीतल जी का आवाज ही नहीं जा रही। आप कह रहे हो म्यूट है, वो बोलेंगी तब तो आवाज आएगी। चेक करिए प्लीज उनका लिंक। जब तक नोएडा घूम के आते हैं सोनाक्षी तिवारी जी के पास। सोनाक्षी मैम हाय, गुड आफ्टरनून। सोनाक्षी मैम गुड आफ्टरनून। क्या करते हो आप सोनाक्षी मैम नोएडा में? मैं वर्किंग हूँ लीगल डिपार्टमेंट में, लीगल फील्ड है मेरी। क्या? हाँ, एम आई ऑडिबल? नहीं, फिर से थोड़ी सी आवाज क्लियर सी नहीं आ रही। क्या बोल रहे हो आप? ओके, मैं वर्किंग हूँ लीगल डिपार्टमेंट में, लीगल फील्ड है। कौन से डिपार्टमेंट में? लीगल डिपार्टमेंट में? या ओ, तभी इतने सारे पेपर पीछे हैं। किसी कंपनी में काम करते हो क्या आप? यस। कंपनी में बहुत लीगल केस ठोक रखे हैं क्या? थोड़े बहुत, लिटिल बिट, ये तो चलता रहता है। हाँ, काफी पेंडिंग वर्क पड़ा आपका। अच्छा, लीगल डिपार्टमेंट में बिजी रहते हो और साथ साथ स्टॉक मार्केट में कब से एक्टिव हुए? अराउंड 6 and 7 month। ओके। और सोनाक्षी मैम, ये 6-7 महीने की जर्नी कैसी रही शेयर बाजार की? जर्नी तो ठीक रही, कभी प्रॉफिट कभी लॉस। हाँ नहीं, ठीक है, नेट नेट मुनाफा होना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाँ, प्रॉफिट लॉस तो सबको होता है। सोनाक्षी मैम, पहला सवाल कौन सा अविनाश जी के लिए? जयप्रकाश एसोसिएट, इस पे मेरे पास शेयर है 60 रुपीज के रेट पे। तो इस पे क्या करना चाहिए? अभी इसको होल्ड करना चाहिए क्योंकि अभी लॉस में है, तो या सेल करना है या क्या करना है? क्यों लिए थे ये? कुछ खबर थी क्या दिल्ली वालों के पास? जेपी एसोसिएट्स रिलेटेड एनसीआर में कुछ खबर थी क्या? नहीं, मैंने इसको लिया था अराउंड 1 month एगो। तब तो ये ठीक था, स्टॉक भी सही जा रहा था, तब मैंने इसको लिया था। नहीं ठीक है, तब तक एक्चुअली ठीक था। तब तक ऐसा लग रहा था जेपी ग्रुप की कंपनीज अच्छा कर रही हैं। वो एकदम से वो एनसीएलटी ने लेंडर्स की एप्लीकेशन अप्रूव कर दी, दिवालिया की इस कंपनी को घोषित करने की, तो वहां से मूड बिगड़ा था, सर्किट टू सर्किट पिट रहा था। आज तो फिर भी संभल गया है। अविनाश जी, क्या करना चाहिए जेपी एसोसिएट्स में? अब एनसीएलटी का पता नहीं क्या फैसला हो सकता है, बैंकरप्सी हो सकता है, सिर्फ क्रेडिटर्स के पास पैसा, हम रिटेल के पास जीरो। ऐसे में रिटेल जो फंसा हुआ है करे क्या? जो भाव दिख रहा है निकले या कुछ होप से बना रहे?
अविनाश जी, डायरेक्टर साहब ने काम ढंग से किया नहीं है आज। एक काम करा जाए, जो शेड्यूल ब्रेक है डायरेक्टर साहब ले ली जाए क्या, या बहुत जल्दी हो जाएगा अभी तो? ना ना ना, आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। अविनाश जी के पास जाएंगे, पर लॉजिकली आप थोड़ा सा रिस्की हो गया स्टॉक के साथ, जेपी एसोसिएट्स के साथ, क्योंकि अब वो एनसीएलटी का फैसला बड़ा इशू बन जाएगा। और आमतौर पर अगर एनसीएलटी वाकई इंसॉल्वेंसी की तरफ बढ़ जाता है, बैंक्रप्सी डिसाइड कर लेता है, इंसॉल्वेंट कर देता है, तो सबसे पहले तो क्रेडिटर्स को पैसा जाएगा। हम शेयर होल्डर्स का तो नंबर ही नहीं आएगा, क्योंकि हम तो एक्चुअल ओनर्स हैं कंपनी के। कई बार जीरो जाता है हमारी वैल्यू, थोड़ा सा रिस्क हो गया। वही रिस्क, वही नर्वसनेस थी जिसके चलते स्टॉक इस तरह से करेक्ट होता हुआ आपको बीच में नजर आया था। खैर, अविनाश जी जब पैच होंगे तो उनसे जानूंगा। इस बीच टाटा स्टील के कोई अपडेट आते हुए, लागत घटाने के लिए सभी साइकिल की नेट, ये कुछ मेरे ख्याल से अपडेट्स आ रहे हैं। ठीक है, मार्केट्स पे आता हूं जब तक डायरेक्टर साहब, जब तक आप पीछे से। अरे अविनाश जी करेक्ट हो चुके हैं। अविनाश जी आप जुड़ गए क्या? नहीं आशीष, सॉरी फॉर द, लेकिन आपके यहाँ से कुछ ऑडियो का प्रॉब्लम था, तो इसलिए मैं आई एम श्योर, हाँ, डायरेक्टर साहब ने होमवर्क ढंग से किया नहीं है अपना। आप तो अविनाश जी, ये जेपी एसोसिएट में मामला फंस गया है, 500 रुपए खरीद भाव से नीचे चल रहा है। अब वो, मैं इनसे कह रहा था कि वो एनसीएलटी अब पता नहीं क्या फैसला लेगा। इंसॉल्वेंट कर दिया, इंसॉल्वेंसी घोषित कर दी, तो क्रेडिटर्स के पास जाएगा, हम रिटेल के पास कुछ आएगा ही नहीं। ऐसे में जो फंसे हुए रिटेल निवेशक है, निकलने की कोशिश करें या कुछ होप्स हैं बने रहें? नहीं, मेरे ख्याल से आशीष आपने सही कहा कि देखिए यहाँ से निकल जाना ही ठीक रहेगा, क्योंकि अभी तो इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस अनाउंस हो चुका है। रिटेल निवेशक को कुछ भी नहीं मिलेगा। इनफैक्ट अभी तो 5-6 रुपया जो भाव चल रहा है, मेरे ख्याल से यहाँ से भी अगर ये शेयर बेच के कैपिटल जितना भी रिकवर कर सकते हैं, कोई दूसरा शेयर में निवेश करे। क्योंकि देखिए ऐसे सिचुएशन में हम ये मान के चले कि एनसीएलटी के बाद रिटेल निवेशक को कुछ मिलेगा, तो वो शायद पॉसिबल नहीं है। तो आई थिंक थोड़ा पेनफुल डिसीजन जरूर है, बट यहाँ से निकल जाए और मेरे ख्याल से कोई दूसरा शेयर में पैसा डाले। यहाँ से तो डेफिनेटली जो 5-6 रुपया आपको मिल रहा है, आई मीन मेरे ख्याल से अभी 10.32 है, ये भी मेरे ख्याल से अगर आपको मिलता है तो इसमें इसको अपना कैपिटल बांध के कोई दूसरे शेयर में पैसा डाले, क्योंकि इंसॉल्वेंसी के बाद आपको बिल्कुल मौका मिलेगा नहीं। मैम, एग्जिट करने के मौके ढूंढेंगे। लोअर सर्किट थे तो एग्जिट होने के मौके नहीं मिल रहे थे, अब तो अपर सर्किट की तरफ मूव कर रहा है। जहां मिले, जैसा मिले, निकल जाइए स्टॉक से। रिस्की हो गया है बहुत ज्यादा। कानपुर से नम्रता भार्गव जी जुड़ती हुई। नम्रता मैम, हाय, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। नम्रता मैम, कब से शेयर बाजार से जुड़े हो आप? आज तो कुछ गड़बड़ी मामला है। नम्रता मैम, आपकी आवाज ढंग से आ नहीं रही है। डॉक्टर साहब ठीक करेंगे उसको, मैं उस बीच कोशिश कर रहा हूं मुंबई। अरे कम से कम डॉक्टर साहब मुंबई तो जोड़ लो, मुंबई टू मुंबई बातचीत नहीं करा रहे हो आप हमारी। शीतल मैम, आप तक आवाज आ रही है क्या अब मेरी? एक काम करो डॉक्टर साहब, आप सब सॉर्ट आउट करो। अविनाश जी, आप एक काम करो, इस बीच हमारे लिए जो बढ़िया से एसबीएस स्टॉक पिक्स होंगे वो बताना शुरू करो। एक कोई बढ़िया सा लार्ज कैप आइडिया बताओ और कोई बढ़िया सा ब्रॉडर मार्केट्स का आइडिया। क्या रडार पे आपके इलेक्शन का वर्डिक्ट आ गया सामने, अब वो एक बड़ा ओवरहैंग खत्म, मिनिस्ट्रीज अपडेट्स आ गए, अगर हमें पता करना था किस तरह की फॉर्मेशन होगी, अब सब क्लैरिटी है बाजार के पास। क्या करना चाहिए, कौन से स्टॉक्स में खरीदारी शुरू करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट आशीष, जैसे आपने कहा कि एक लार्ज कैप और एक मिड कैप स्टॉक आइडिया हमने क्लाइंटों को रेकमेंड किया है। पहला जो मिड कैप और जो ब्रॉडर मार्केट वाला आइडिया है, वो कंपनी का नाम है शेयर इंडिया सिक्योरिटीज। अभी देखिए, ये कंपनी एक फुल फ्लैश फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है। ये बेसिकली ब्रोकिंग भी करती है, प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग भी करती है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, इंश्योरेंस ब्रोकिंग भी करती है। और सबसे बड़ी बात, अभी इन्होंने रिसेंटली नवंबर 23 में एक रिटेल के लिए एक एल्गो ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया, यू ट्रेड, जो बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है। नतीजों की बात करें तो इनफैक्ट आशीष, FY24 के लिए 1480 करोड़ के रेवेन्यू पे इस साल इन्होंने 426 करोड़ का प्रॉफिट किया है। पिछले साल 330 करोड़ का था, तो काफी अच्छा ग्रोथ रिकॉर्ड किया है। आने वाले साल में भी मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत ही बढ़िया रहेगी। हमारा मानना है कि FY25 को करीबन 550 करोड़ का प्रॉफिट आने की उम्मीद है। उसके हिसाब से करीबन 160-165 रुपए का अर्निंग आएगा। बुक वैल्यू भी काफी अच्छी तरह से ग्रो कर रही है। और फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस में ये कंपनी बहुत ही यूनिक है, क्योंकि NSE पे जो ऑप्शंस वॉल्यूम्स होते हैं, वहां पे करीबन 5% मार्केट शेयर ये एंजॉय कर। तो मेरा तो मानना है कि 1520-1525 का ये अभी जो स्टॉक चल रहा है, अगले साल अगर साल भर का नजरिया कोई लेता है तो 1850-1900 का टारगेट प्राइस मिलेगा।
और बहुत ही दमदार नंबर आने की उम्मीद है, बोथ फ्रॉम द ब्रोकिंग एज वेल एज फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड अल्गो ट्रेडिंग। तो ये डेफिनेटली एक ब्रॉडर मार्केट से आइडिया रहेगा। और दूसरा लार्ज कैप स्टॉक में आशीष हमको कैनरा बैंक पसंद है। देखिए कैनरा बैंक उन पब्लिक सेक्टर बैंक में से जो साइज में बढ़ी है और पिछले साल बहुत ही दमदार नंबर कंपनी बैंक ने रिकॉर्ड किए थे, करीबन 15,000 करोड़ का प्रॉफिट, 125-123 का रेट चल रहा है। हमको लगता है कि आने वाले साल में जो उनकी हाउसिंग फाइनेंस सब्सिडरी है कैनफिन होम्स, यहाँ पे भी एक अच्छा बूस्टर शॉट मिलेगा। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने 3 करोड़ हाउसेस बनाने की बात की है, तो उसका फायदा इस कंपनी को मिलना चाहिए। तो मोटा मोटी मुझे लगता है कि 156-170 रुपए का यहाँ पे आपको कैनरा बैंक का स्टॉक अच्छी तरह से बढ़ेगा अगले 6 से 12 महीने के लिए। तो कैनरा बैंक और शेयर इंडिया सिक्योरिटीज, ये दो विकल्प हमारी तरफ से। लीजिए भाई, इलेक्शन वर्डिक्ट आने के बाद जो स्ट्रीट का कन्विक्शन लौट रहा है, आप भी कुछ भरोसा करिए, कुछ बढ़िया स्टॉक पिकिंग की शुरुआत करिए। 2 स्टॉक्स अविनाश गुराक्षकर साहब के प्रेफर्ड आइडियाज, कैनरा बैंक खरीदारी करी जा सकती है और दूसरा शेयर इंडिया सिक्योरिटीज में खरीदारी करी जा सकती है। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। होपिंग शीतल जी से मुंबई में बातचीत हो पाएगी। शीतल जी, यस सर। आ गई आवाज आपकी। क्या करते हो शीतल जी मुंबई में आप? मैं होम मेकर हूँ और मेरे हस्बैंड का सीए फर्म है, तो उसमें काम करती हूँ उनके साथ। हस्बैंड का सीए फर्म है, तो फिर Yes. तो अच्छा, स्टॉक कौन डिसाइड करता है, आप चुनते हो या हस्बैंड चुन रहे हैं? हम दोनों साथ में मिलकर चूज करते हैं सर। तो दोनों कुछ बातचीत करते हो फिर डिसाइड करते हो आप लोग? हाँ। ओके, पहला सवाल कौन सा शीतल मैम? पेट्रोनेट एलएनजी, वो मैंने 294 के प्राइस पे लिया था, 160 क्वांटिटी है मेरे पास। हाँ, और ये क्यों लिया था? कि डिस्कशन के बाद ये डिसाइड हुआ था लंबी अवधि के लिए ले रहे हैं, या लग रहा था अभी लेते हैं अच्छा मुनाफा हो जाएगा, जल्दी निकल जाएंगे? नहीं, मैंने के लिए लिया था, बट अभी ज्यादा मुझे परफॉर्मेंस वाइज ठीक है, मतलब क्योंकि अभी गवर्नमेंट थोड़ा ध्यान दे रही है ना। किस चीज पे? गैस के ऊपर, सीएनजी के ऊपर। यस, ओके। तो अभी पूछो क्या, 30 रुपए का मुनाफा हो रहा है, तो ज्यादा नहीं दे रहा, मतलब ठीक है। तो कितना टाइम हो गया लिए हुए आपको? मैंने अभी लिया था 4 मार्च को, मतलब अच्छा है परफॉर्मेंस। फिर एक बार तो पूछूं, मुनाफा बांधना है कि बने रहना है? शीतल जी और हस्बैंड का जो कन्विक्शन है अच्छा सही है कि नहीं, ऐसा पूछ लूं? हाँ सर। भाई अविनाश जी, पेट्रोनेट एलएनजी, सरकार बहुत कुछ कर रही है, ऐसे में ये स्टॉक को फायदा होगा क्या, और तेजी आएगी क्या? बिल्कुल, इनफैक्ट मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत अच्छे एंट्री लेवल पे इन्वेस्टमेंट की है। अगर ये 6-12 महीना यहाँ पे इन्वेस्टेड रहती है तो करीबन 375-380 का टारगेट प्राइस और फेयर वैल्यू पॉसिबल है। देखिए पेट्रोनेट एलएनजी मार्केट लीडर है एलएनजी में, और जैसे गवर्नमेंट कभी गैस पे ज्यादा फोकस कर रही है, तो कहीं ना कहीं एलएनजी एक अच्छा रिसोर्स प्रूव होगा। और इस कंपनी की बैलेंस शीट अगर हम देखें, प्रॉफिटेबिलिटी देखें, तो बहुत ही बढ़िया नंबर्स है। अगले साल दैट इज FY25 भी काफी अच्छा होना चाहिए। तो 375-380 का एक फेयर वैल्यू कंफर्टेबली बन सकता है। तो यहाँ पे होल्ड करें, मेरे ख्याल से 6-12 महीने में ये फेयर वैल्यू मिलेगी, तो तभी ये प्रॉफिट बुक कर सकते। भाई कन्विक्शन ठीक है आपका, पेट्रोनेट एलएनजी। अच्छा नम्रता मैम, क्योंकि अब समय निकला जा रहा है, उनको फोन लाइन पे जोड़ लिया है ताकि एटलीस्ट बातचीत तो हो जाए। नम्रता मैम, हाय, गुड आफ्टरनून, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर, आ रही है। गुड आफ्टरनून सर। फाइनली। नम्रता मैम, पहला सवाल आपका कौन सा? मेरा पहला सवाल है सर, राजेश एक्सपोर्ट पर। मैंने उस काफी दिन पहले खरीदा था, 5 साल पहले, 620 रुपए पर 100 शेयर है। तो उनका क्या किया जाए, मेरे होल्ड करें या निकलें? काफी साल पहले लिया था 620 पे। हाँ जी। इस साल भी वैसे इसने दिखाया था वो भाव, अपन निकले नहीं, है ना? हाँ निकले नहीं, वो 2 दिन रहा, मैंने सोचा फिर वो लॉस होता रहा, तो अब रिकवर होगा, वो हो नहीं पाया। नहीं होता है, 5 साल रुके थे तो हो सकता था, अब 600 वापस आया था तो लगे मुनाफा क्यों ना आ जाए, रुक जाते हैं थोड़ा। हाँ करिए सर। खैर अविनाश जी, क्या करा जाए? राजेश एक्सपोर्ट भाई 5 साल से इंतजार कर रहे हैं, माल आज भी आधा ही रह गया है। नहीं, इनफैक्ट देखिए आशीष, ये कंपनी ने कभी भी शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड नहीं किया है। ये कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत वोलेटाइल है, और मार्केट में हमने देखा है कि जब भी कंपनी परफॉर्मेंस वोलेटाइल दिखाती है, मार्जिन भी मुश्किल से इनका 1% का मार्जिन है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये इन्वेस्टर फ्रेंडली वाली कंपनी बिल्कुल नहीं है। देखिए इसी कारण में कोई बड़े इंस्टीट्यूशन या निवेशक इस कंपनी में नहीं है।
नंबर्स भी मेरे ख्याल से आने वाले साल में कोई बड़ी इंप्रूवमेंट दिखाएंगे ऐसा लग नहीं रहा है। देखिए इन्होंने 5 साल ये स्टॉक होल्ड किया है, तो मैं इनको यही कहूंगा कि 285 290 में अगर इनको मिलता है तो एक बार एग्जिट कर लीजिए। जो भी कैपिटल बनता है कोई अच्छे कंपनी में डालिए, जैसे कि फेडरल बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, ये सारी स्टॉक्स में आपको रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा अच्छा मिलेगा। 5 साल इनको बिल्कुल रिटर्न मिला नहीं है, तो ये 2 स्टॉक में शायद इनका लॉस रिकवर हो, बट इस स्टॉक से ये निकल जाए। मैम सोनाक्षी मैम को जेपी एसोसिएट से निकलने के मौके ढूंढे, नम्रता मैम आपको राजेश एक्सपोर्ट से निकलने के मौके ढूंढने। ज्यादा लक यहाँ पर टेस्ट नहीं करें तो बेहतर है, अच्छी क्वालिटी के दूसरे पेडिग्री स्टॉक्स में डाला जाए। शीतल मैम, पेट्रोनेट एलएनजी के बाद अगला सवाल। भारत बिजली। भारत बिजली, हाँ, कितनी क्वांटिटी किस भाव पे मैम? मैंने 30 क्वांटिटी लिया है 3,500 के प्राइस से। अरे वाह, और ये तो बढ़िया चल भी रहा था। 1000 रुपए का मुनाफा हो रहा है। अविनाश जी से पूछूं, मुनाफा बांधना है या बने रहना है, ऐसा? अविनाश सर, क्या करा जाए? भारत बिजली 1000 रुपए पर शेयर के गेन्स हो रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए ये स्टॉक की खासियत है कि थोड़ा सा इलिक्विड जरूर है, लेकिन काफी अच्छी पुरानी कंपनी है जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में काम करती है। और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का इनका ज्योग्राफिकल नेटवर्क है, कस्टमर बेस है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर आने वाले साल में भी काफी अच्छा काम करेगा। हालांकि इनकी क्वांटिटी थोड़ी कम है, मैं इनको बेचने की राय अभी नहीं दूंगा, और एक 6 to 12 मंथ आप होल्ड करिए। हो सकता है ये 4900 5000 तक भी जा सकता है, तभी थोड़ा सा मुनाफा वसूल करिए। और लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली ये कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे। बढ़िया कंपनी है। खैर, सीए और वाइफ मिलकर डिसाइड कर रहे हैं तो कुछ अच्छी चीज चुन रहे होंगे। होल्ड करिए भाई, ये तो अच्छा खासा। अविनाश जी 5000 तक के लक्ष्य की बात कर रहे हैं, तब मुनाफा वसूली की बात सोचिएगा। नम्रता मैम, अगला सवाल। टेक महिंद्रा के लिए आएंगे 20 शेयर। किस भाव पे लिए मैम? 1066 सर। और ये लॉन्ग टर्म के लिए लिए थे या कोई और रीजन था? नहीं, ज्यादा नहीं, 6 मंथ के लिए। और लिए हुए कितना टाइम हो गया ऑलरेडी? सर 2 महीने हो गए। बढ़िया है, 2 महीने में 300 रुपए का गेन है, बढ़िया। 30 रुपए का गेन है, बढ़िया। अविनाश जी, क्या करना चाहिए? और टाइम होराइजन वाला अपना पोजिशनल वाला मामला है, ये आईटी कुछ होप जाग रहे हैं क्या? पता नहीं, आज हो सकता है जैसे पॉवेल साहब भी कुछ कह दें, उम्मीदें जाग जाए। रख लूं क्या? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए अभी ये इन्वेस्टर ने 6 महीना के लिए ये स्टॉक लिया था आशीष, ऑलरेडी 30% का गेन हो चुका है। तो मेरे ख्याल से देखिए ये मुनाफा शायद हो सकता है कि ये 1340 1360 का जो लेवल है वो शायद 1450 तक जाए। तो तभी मेरे ख्याल से पूरी क्वांटिटी इनको बुक करनी चाहिए, क्योंकि देखिए इन्होंने 6 मंथ का व्यू लेके 2 महीने में ही अच्छे रिटर्न इनको मिले हैं। तो करीबन 1450 1460 का अगर लेवल आता है तो इसमें मुनाफा वसूल कर लीजिए, क्योंकि आईटी सेक्टर में जैसे मुझे लग रहा है आशीष की कम से कम 1-2 क्वार्टर और लगेंगे। और आज पॉवेल साहब की कमेंट्री में कोई बदलाव नहीं आएगा। आई थिंक मार्केट ये मान के चल रही है कि न्यूट्रल स्टांस ही होगा, कहीं पे भी कमेंट्री में रेट कट की बातें नहीं होंगी। और आईटी सेक्टर तो अभी भी मुझे लगता है कि सितंबर के बाद हो सकता है आपको एक अच्छा री रेटिंग देखने को मिले। तब तक मेरे ख्याल से नंबर्स थोड़े से नरम ही आएंगे। तो ये 1450 1460 अगर होता है टेक महिंद्रा, तो अपनी पूरी क्वांटिटी बेच लीजिए और मुनाफा वसूल कर लीजिए। ओके, बढ़िया। 30% के गेन छोटे से समय में हो गए हैं, मुनाफा बांध दिए। ये बात सच है, पॉवेल साहब ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। स्टेटस को पॉलिसी होगी, कमेंट्री में वही डेटा डिपेंडेंट वाली बातें करेंगे, जो कुछ उम्मीदें जगाएगा वो डॉट प्लॉट जगाएगा, जिसमें वो पता चलेगा फेड के तमाम ऑफिशियल्स क्या मन बना रहे हैं। क्विकली एक और सवाल ले रहा हूं। शीतल मैम, अगली क्वेरी। अपोलो टायर्स, ओके। मैंने 462 प्राइस से लिया था, 200 क्वांटिटी। ये लॉन्ग टर्म के लिए है कि ट्रेडिंग वाला मामला है? नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब ये मैंने दिसंबर 23 को लिया। ओके, अविनाश जी, लॉन्ग टर्म के लिए अपोलो टायर्स। आई थिंक इनको ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए आशीष। देखिए मुझे लग रहा है कि आने वाला साल इनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि नेचुरल रबर के प्राइसेस भी घटे हैं। सबसे बड़ी बात, कमर्शियल व्हीकल पैसेंजर कार सेगमेंट में काफी बड़े प्लेयर है। तो डेफिनेटली आई थिंक अभी इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट भी ये काउंटर में आ रहा है। तो करीबन 510 525 का एक नियर टर्म का टारगेट बनता है अगले 6 से 12 महीने के लिए। तो तब तक पोजीशन होल्ड करें। इस नोट पर शीतल जी, सोनाक्षी जी, नम्रता जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अविनाश जी, बढ़िया स्टॉक पिक्स और बढ़िया तरीके से क्वेरी सॉल्व करने के लिए आपका धन्यवाद। सॉरी, आज थोड़ा सा दिक्कतों में साथ शुरुआत हुई, थोड़ा सा हिचकोले खाते चला ये शो, लेकिन फाइनली पटरी पे सब चीज़ें लौट आई।
ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। स्वागत है। बढ़िया मार्केट्स हैं, ब्रॉडर मार्केट्स की कुछ अंश दिखाता हूं आपको। मिड कैप्स 1% की मजबूती के साथ इस समय कामकाज करते हुए। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, LIC हाउसिंग, कंटेनर कॉर्पोरेशन, सन टीवी, ओरेकल फाइनेंशियल, इस तरह के स्टॉक 4-4, 5-5%, 5.5% मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। ऐसे बहुतेरे स्टॉक्स हैं बाजार में जहां बढ़िया एक्शन बना हुआ है। एक काम करिए, अभी ब्रेक लीजिए, ब्रेक के उस पार जब मिड कैप मंत्र आएगा, सुमित के साथ देखिए ये सारा ब्रॉडर मार्केट, ये सारा मिड कैप का एक्शन। नमस्कार।